बार। हेलो हेलो, इसमें नॉट ऑडिबल। 2 मिनट, इसमें क्लियर। अभी चेक करो एक बार, अभी चेक करो, अभी चेक करो, अभी क्लियर हुआ कि नहीं साउंड। अब परफेक्ट होगा, है ना। एक बार सभी लोग साउंड चेक कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं फटाफट, है ना। सभी लोग एक बार बता दो कि क्लियर है कि नहीं, वॉइस क्लियर है। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ ठीक है ना, चलो अब सही है। चलिए, हाँ कल के सेशंस में किसी को कुछ भी डाउट है? कल के सेशंस में अभी आ रही है ना, ठीक है। चलो, कल के सेशंस में किसी को भी कुछ भी डाउट, कुछ भी समझ नहीं आया हो, ठीक, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक। प्लेलिस्ट भी मैं बनवा दूंगा अभी और आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। तो वो सारे वीडियोस आपके पास रहेंगे, तो आप जब भी मर्जी चाहे देख सकते हैं ना, प्राइवेट वगैरह नहीं करेंगे, है ना। चलो क्लियर है अभी साउंड। स्टार्ट करूं, फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं आज की। चलो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी अदर पीएसयू एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो देखो जरा, करो जरा फर्स्ट प्रॉब्लम, सभी लोग अटेम्प्ट करो, सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सभी लोग आंसर करने का ट्राई करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो लोग कल अगर नहीं प्रेजेंट थे, बार के लिए अलग से कॉपी बना लो, आगे तक काम आएगी। जैसे आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है या आपको बार से गेट के थ्रू कॉल आता है, तो बार की एक कॉपी अलग रखना, है ना, इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। और रिटर्न एग्जाम के लिए भी एक अलग कॉपी बनाओ, ठीक, क्योंकि जितने भी मैं कंसेप्ट बनाऊंगा आप हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। हर सेशन में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, इसकी गारंटी देता हूं। हर सेशन में हमेशा ऐसे ही लेता हूं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले, ठीक। चलो सभी लोग आंसर करो, क्या आंसर है इसका। शुभम कह रहा है, शुभम मोय कह रहा है सी। नहीं, सी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, नोप, सी इज नॉट करेक्ट। हाँ, क्रुशल कह रहा है डी। नहीं, डी भी करेक्ट नहीं है, डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। समझो जरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझो। क्या समझने की बात है? द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज, आज समझ लेना। हाँ, अखिल कह रहा है 1, 1 सही है यार, 1 सही है, गुड। देखो समझो जरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है?
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 प्लस कंपोनेंट माइनस फेजेस। हाँ बी सही है, बी सही है सभी लोगों का, है ना। 2 प्लस कंपोनेंट माइनस फेजेस, ठीक। ये अधूरा फॉर्मूला है। देयर आर 2 मोर टर्म्स प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला। क्या क्या? माइनस आर माइनस एस। देयर आर 2 मोर थिंग्स टू कंसीडर, ठीक। हाँ बी सही है, गुड यार गुड। देयर आर 2 मोर थिंग्स टू कंसीडर हियर। चलो, इसलिए मैं बोला हूं अलग कॉपी बनाओ, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अब समझो जरा, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखो अपनी कॉपी में, व्हाट डज दिस 2 रिप्रेजेंट्स? ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, सभी को पता है कि नहीं? दिस रिप्रेजेंट फिक्स्ड टी एंड पी, फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। तो आज आपको एक नई डेफिनेशन देने वाला हूं मैं, बिल्कुल ठीक। दिस रिप्रेजेंट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इतनी बात सभी को पता है। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। आज सीख लो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूले से बहुत लोग अननोन है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। पी क्या रिप्रेजेंट करता है बताओगे एक बार मेरे को? लिखो जरा पी क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरे को जानना है कि आप लोग पी क्या बोलते हैं। व्हाट डज पी रिप्रेजेंट्स? व्हाट डज पी रिप्रेजेंट? जरा एक बार डेफिनेशन लिख के बताओगे ये पी क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या लिखते हैं। पी क्या रिप्रेजेंट करता है इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में? फटाफट बताओ मेरे को। आज आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट क्लियर करूंगा बिल्कुल। पी क्या रिप्रेजेंट करता है जरा लिखना मेरे को। फेजेस करेक्ट नहीं है, फेजेस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन। फेजेस एक अधूरी डेफिनेशन है। जो आप फेजेस कह रहे हैं दैट इज अ अधूरी डेफिनेशन। अधूरी मतलब इनकंप्लीट है, खाली फेजेस नहीं लिख सकते आप, ठीक। अंकिता सिविल के लिए प्लान करेंगे, है ना, सिविल वाले प्लान करेंगे। अब मैं कैसे प्लान कर दूं यार, है ना। पी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस। आज से आप ये डेफिनेशन का यूज करेंगे। हाँ शुभमोय सही कह रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फेजेस या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस। आज से आप ये डेफिनेशन बोलना चालू करेंगे। पी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस। मतलब समझो जरा, आज से आप ये डेफिनेशन बोलना शुरू करेंगे भाई, है ना। थोड़ी अपनी टेक्निकलिटी बढ़ाओ। इंडिपेंडेंट फेजेस का मतलब यहां से समझो ना, एक स्पीशीज है COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में, दूसरी स्पीशीज है CaO, ये भी सॉलिड फेज में है। तो इन दोनों को एक ही फेज कंसीडर करेंगे या डिफरेंट फेज कंसीडर करेंगे? इन दोनों स्पीशीज को आपको डिफरेंट फेजेस कंसीडर करना पड़ेगा इवन दो दे आर सॉलिड। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पॉट लेंगे, एक घड़ा लेंगे, उसमें COCO3 डालेंगे और CaO डालेंगे, तो आपको अलग अलग 2 इंडिपेंडेंट फेजेस दिखाई देंगे। एक CaO दिखाई देगा, एक CaCO3 दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस हियर यार 1, 2 और ये गैस। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट फेजेस प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। समझ पाए ये बात? सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस इज 3। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? वो भी 3 हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस कितने हैं? 3। समझ पा रहे हैं ये बात? तो आज से आप ये बोलना चालू करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट डेफिनेशन दे रहा हूं आज डिग्री ऑफ फ्रीडम की। हाँ 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट संतोष। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। एक रिएक्शन हो रही है यहां पे,
तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन प्रेजेंट आर 1, एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन प्रेजेंट है। एंड दिस S रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जांपल एजियोट्रॉप। आपसे मोस्टली एजियोट्रॉप एज अ कंस्ट्रेंट पूछा जाता है, ठीक। सो S रिप्रेजेंट कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जांपल एजियोट्रॉप। कोई ऐसी अजीब सी चीज जो सिस्टम में हो रही है, दैट इज कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एजियोट्रॉप बन गया, सो एजियोट्रॉप इज अ कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब एजियोट्रॉप बनने से क्या हुआ, एक वेरिएबल कम हो गया। कौन सा वेरिएबल? एजियोट्रॉप पे क्या होता है, y इज इक्वल्स टू x, इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप बताइए कि इस रिएक्शन के लिए द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, क्या लिखोगे आप? कंस्ट्रेंट तो कुछ है नहीं, आप क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस रिएक्शन के लिए? F इज इक्वल्स टू 2 प्लस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस आर 3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज 1, सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1। इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लो जरा ढंग से, ठीक, नोट कर लीजिए जरा ढंग से। ठीक, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा? तो आप अभी तक मिस्टेक कर रहे थे। कितने टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए गेट के लिए? और हमेशा आप नई चीजें सीख रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप नई चीजें सीख रहे हैं, तो इन सेशन से आपको यही मदद मिलेगी, ठीक है ना। क्लियर है बात? सभी को समझ आया कि नहीं? किसी को कुछ भी दिक्कत है, कोई भी डाउट इस फॉर्मूले में? इसलिए नई कॉपी बनाने बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सर मटेरियल साइंस को कहाँ से पढ़ें प्लीज़ बताओ। यार देखो मटेरियल साइंस के लिए ना, मटेरियल साइंस के लिए मटेरियल साइंस के लिए आप देखो यार, मैं तो कहूँगा ना उस चीज़ को आप जाने दे सकते हो, क्योंकि उससे क्या सवाल आएगा कुछ आइडिया ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया अलावे का सवाल आया था, तो ऐसे बीच बीच में मैं जो भी चीज़ें बताते जाऊँ वो करते जाना। जैसे अलॉयज वगैरह पढ़ लिए, ठीक, टेस्ट वगैरह पढ़ लिए, मटेरियल के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह का टेस्ट हो गया, और भी डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो पढ़ लो। ये हुक्स लॉ वगैरह थोड़ा सा देख लो, है ना, हुक्स लॉ वगैरह थोड़ा सा देख लो। दूसरी चीज़ आप यार, एक और चीज़ क्या ध्यान आई थी मेरे को, भूल ही गया यार मैं। चलो जैसे याद आए कि बताऊंगा, है ना। तो इन सबको ना गूगल कर सकते हो, गूगल से पढ़ लो, ठीक। हाँ, वो मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह ये सब क्या चीज़ होती हैं, ठीक, इलास्टिसिटी, ये थोड़ा सा देख लो, है ना, ये थोड़ा सा आप देख लो, गूगल से देख लो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ना ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, अपना सब्जेक्ट है ही नहीं, मैकेनिकल का सब्जेक्ट, ठीक। हाँ, राम प्रसाद या ओपी गुप्ता से कर सकते हो, है ना। राम प्रसाद, उस सब्जेक्ट को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देखो, वो तो थ्योरी है पूरी, तो उसको आप राम प्रसाद और ओपी गुप्ता से प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उससे न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं। चलो क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? अरे इसका आंसर दो फटाफट। कोई कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट, कोई कह रहा है डिक्रीजेस, बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? तुक्का तो नहीं मार रहे हो ना? क्या लॉजिक लगा रहे हो? देखो रिमेन कांस्टेंट तो नहीं होगा। हाँ, क्रुशियल बी सही है, गुड, बी इज करेक्ट। समझो ना जरा भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस है,
Adiabatic process, PV to the power 0.6 is equals to constant. Then the temperature of the gas during the expansion process. या एडियाबैटिक भी छोड़ो, वो एक जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक नहीं है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं ना, पीवी टू द पावर 0.6 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। करके देख लो ना भाई, इतना तुक्का मारने की क्या जरूरत है। देन द टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, पॉलीट्रॉपिक, पीवी टू द पावर 0.6 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, चेंज क्या चीज हो रही है, आप कहेंगे एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में आप कहेंगे सर वॉल्यूम बढ़ता है, बिल्कुल, एक्सपेंशन प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज। प्रेशर को हटा दो, आइडियल गैस से क्या लिख सकता हूं मैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहां से मैं पी को हटा दूंगा, पी विल बी इक्वल टू एनआरटी बाय वी। इतना तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है, अपन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। P इज एनआरटी बाय वी, बचेगा क्या आपके पास, T बाय V इंटू वी टू द पावर 0.6 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये बचेगा, और यू कैन से T अपॉन v to the power 0.4 is equals to constant। ये कह सकते हो। अब इससे निकाल लो यार, एक्सपेंशन प्रोसेस है, v2 will be greater than v1, इससे सॉल्व कर लो ना। क्या लिखोगे आप लिखोगे T2 by T1 will be equal to v2 by v1 to the power 0.4, ऐसा लिखोगे। ठीक, ऐसा लिखोगे कि नहीं, V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। अब बता सकते हो टेम्परेचर कैसा आएगा, अब बता सकते हो टेम्परेचर कैसा आएगा। V2 बड़ा है V1 से, क्यों बड़ा है सर, बिकॉज एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक बात है, अरे तो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो ना, यहां से समझ नहीं आ रहा है तो सपोज अब V2 बड़ा है, सपोज V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस V1। सपोज कर लो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो, कि सर V2 बड़ा है V1 से तो टेम्परेचर में मेरे को समझ नहीं आ रहा, वैल्यू रख के देख लो। V2 को 2V1 रख दो, 2 to the power 0.4 will be something 1.33, तो T2 will be greater than T1, खत्म बात, increases। मोस्ट ऑफ द लोगों का गलत था आंसर। सो इफ V2 is greater than V1 then T2 will be greater than T1, temperature increases, then temperature increases। समझ पाए, थर्मोडायनेमिक्स की जब भी प्रॉब्लम आए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखा करो। ठीक, भावना से मत जाया करो, भावना पे यार रिमेन कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक, अच्छा लग रहा है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जब भी क्वेश्चन आता है ये फंसाने वाले आते हैं, जो मैं आंसर निकालूंगा उसका अपोजिट ही आंसर होगा, वैसा नहीं है भाई, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में अपन को यही लगता है ना कि यार जो मेरा आंसर आया ना उसके अपोजिट ही होता है हमेशा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। T1 बाई T2 होगा, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी सही तो है, अरे सही तो लिखा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, हाँ ये रहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा. दिस इज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. भागवत कह रहा है ऑप्शन सी. नहीं. हाँ, ए सही है. ए इज करेक्ट. ए सही है. ए इज करेक्ट. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैक नंबर. मैक नंबर इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए कैसा होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.33 फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक. और ये भी गलत हुई. इनकंप्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी कांस्टेंट. ठीक. इट इज इक्वल टू, मैक नंबर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड. उल्टी डेफिनेशन लिखी हुई है. करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड. ये उल्टा लिखा था ऑप्शन. कंफ्यूज हो गए आप. क्यों कंफ्यूज हुए पता है आपको? आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि आपको ये डेफिनेशन नहीं पता है कि मैक नंबर इज इक्वल्स टू इनर्शियल फोर्सेस अपॉन इलास्टिक फोर्सेस. ठीक. This is also a dimensionless number having the definition inertial forces upon elastic forces. और ये definition reciprocal लिखी है. ठीक. The correct definition is velocity of fluid divided by velocity of sound in that fluid. नोट करके रखिए. इसलिए मैं बोल रहा हूं अलग कॉपी बनाओ. ये चीजें आप ना मिस कर जा रहे हैं. कभी आ गया तो फंस जाओगे. क्लियर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. नहीं क्रुशियल, बार्क में ना NAT आएगा ना MSQ आएगा. Bark will only have MCQs and that too one option correct. हाँ, मिसाइल की स्पीड को मैक नंबर में. सही कह रहे हो. हाँ, डायमेंशनलेस नंबर से क्यों नहीं आएगा यार सवाल? कैसी बात कर रहे हो? डायमेंशनलेस नंबर तो पार्ट ही है ना, सिलेबस का पार्ट है. ये क्या है? अब देखो, ये गेट से अलग एग्जाम है, वो समझने की कोशिश करो. यहां पे 100 क्वेश्चन है भाई. 100. गेट में कितने होते हैं? 65. उसमें से भी 10 एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 में से आपके 5-6 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं. तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग के 40 का सवाल होते हैं या 50 के करीब सवाल होते हैं. यहां पे 100 सवाल हैं, दुगने सवाल हैं और टाइम कम है. ठीक. तो ऐसा ही टाइम मैनेज करेगा ना वो कि कुछ थोड़े से लेंदी सवाल दे तो कुछ थोड़े से इजी सवाल दे. सारे लेंदी दे देगा तो फिर कैसे कर पाओगे? चलो फटाफट करो इस सवाल को. क्या आंसर आ रहा है खुशिल? खुशिल का आंसर आ रहा है 0.05 से 0.1. ठीक.
बाकी लोग भी आंसर करो। बी होगा क्या, देखते हैं ना। चलो देखो, हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ के लिए, हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ मतलब रीजन बिफोर द फ्लो बिकम्स फुली डेवलप्ड। पाइप में वो लेंथ जिसमें फ्लूइड फुली डेवलप नहीं रहता, दैट इज एंट्री लेंथ या हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ या एंट्री लेंथ, जो भी बोलो। ठीक, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे पहले निकालेंगे आप आर ई की वैल्यू। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाय म्यू। रो की वैल्यू कितनी, अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, बता रहा हूं। 20 डिग्री सी पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है। अब ये बेसिक चीज है भाई, ये आपको दी नहीं जाएंगी। वेलोसिटी इज 0.1। जरा वाटर की विस्कोसिटी बताना 20 डिग्री सी पे। व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी, बताओ जरा भाई। रेनॉल्ड्स नंबर के लिए विस्कोसिटी चाहिए ना। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी नहीं दी जाएगी एग्जाम में। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट। विस्कोसिटी ऑफ वाटर विल नॉट बी गिवन इन द एग्जाम। वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको वो चीज पता है। कितनी होती है वाटर की विस्कोसिटी, बेसिक है 20 डिग्री सी पे द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपॉइस। हाँ, अब 1 सेंटीपॉइस तो सबको पता है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, विस्कोसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, जरा लिखो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। क्या सेंटीपॉइस स्टैंडर्ड यूनिट है, नहीं। क्या होती है, 1 सेंटीपॉइस को पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपॉइस, वो तो मैं मान रहा हूं, वो तो होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट मतलब पास्कल सेकेंड में कितनी यूनिट होती है वो बताओ जरा मेरे को। हाँ, पीयूष ने सही लिखा। पास्कल सेकेंड में कितनी होती है, 0.001। ये एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ये एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपॉइस इक्वल टू 0.001 पास्कल सेकेंड। ठीक है ना, नोट करके रखो। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 मतलब फ्लो कैसा, लेमिनार। लेमिनार फ्लो के लिए एंट्रेंस लेंथ क्या होती है, एंट्रेंस लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे सभी लोग। दिस इज द एंट्रेंस लेंथ फॉर लेमिनार फ्लो। सारी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, डायमीटर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, एल की वैल्यू निकाल लो। एल की वैल्यू विल बी 0.5 मीटर्स। ठीक, दिस इज। तो ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं। लोड कर लो कहीं पे, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी इज 1 सेंटीपॉइस, 0.001 पास्कल सेकेंड्स। हाँ सही है पीयूष, सही है ना। तो आज बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन दिख रही है। कल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त चल रही थी लोगों की, आज थोड़ी सी डाउन हो गई। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है ये बात, समझ पाए? कोई भी डाउट इस प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी? चलिए, तो लेमिनार फ्लो RE 1000 एंट्रेंस लेंथ, नोट कर लिया? करेक्ट आंसर इज C, 0.4 से 0.6 के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, चलो फटाफट कर डालो। सीटी के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पीवाई को बिल्कुल रट डालो, ठीक, एज इट इज आ जाते हैं मार्क में।
5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीटी के, 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन के अराउंड मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यूज। तो सीटी के पीवाईक्यूज बिल्कुल रट डालो, है ना। क्या कह रहे हो? बी, हाँ बी सही है, बी इज करेक्ट। सॉल्वेज प्रोसेस सभी जानते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस इज फॉर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, क्लोरीन Cl2, कॉस्टिक सोडा NaOH। ठीक, क्या बी ऑप्शन नहीं आ रहा? अरे जंग छिड़ गई है। चलो, सॉल्वेज प्रोसेस इज फॉर सोडा ऐश। मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन के करीब रहेंगे मैथ्स के भी, 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, है ना। मैथ्स के टॉपिक लिमिट्स, डिटर्मिनेंट्स, जो गेट का सिलेबस है वो, प्रोबेबिलिटी, ये सब के क्वेश्चंस देखे गए, है ना। ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस, ब्राइन मतलब क्या? लिखो जरा, ब्राइन मतलब NaCl। NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है? NaOH। भाई ब्राइन NaCl है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा क्या? कॉस्टिक सोडा। वैक्यूम इवापोरेशन से बनता है कॉमन सॉल्ट, और डीकन्स प्रोसेस यूज होती है क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3-1-2-4, बी ऑप्शन वाले करेक्ट है, बी ऑप्शन वाले करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सब पता होने चाहिए नाम, सोडा ऐश क्या है, कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉमन सॉल्ट क्या है, ब्राइन किसको कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 करो जरा। सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशन को पकड़ो, सबसे पहले जहां भी डिहाइड्रोजिनेशन देखे उसको पकड़ डालो। डिहाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट लिखो और हाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट लिखो, दोनों के कैटलिस्ट लिखो जरा। डिहाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट लिखिए और हाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट लिखिए। दोनों के कैटलिस्ट लिखेंगे जरा, कैटलिस्ट मेंशन करो डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन के। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकालना, इथाइल बेंजीन से अगर हाइड्रोजन निकाल लिया तो आपको स्टाइरिन मिलेगी, और ब्यूटेन से अगर हाइड्रोजन निकाल लिए तो आपको ब्यूटाडाइन मिलेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन से मैलिक एनहाइड्राइड और ऑक्सीडेशन ऑफ नैफ्थलीन से इथैलिक एनहाइड्राइड। So 4-1-2-3 बी ऑप्शन। डिहाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट लिखिए, हाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट लिखिए, नैफ्थलीन से पिथैलिक एनहाइड्राइड बनाने का कैटलिस्ट लिखिए। नैफ्थलीन से पिथैलिक एनहाइड्राइड बनाने का कैटलिस्ट लिखिए।
व्हाट इज द कैटलिस्ट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन, दोनों के कैटलिस्ट लिखिए। लिखे कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट आयरन Fe2O3, हाइड्रोजिनेशन का निकेल, कॉमन कैटलिस्ट है भाई, ये सब ध्यान रखो। और नैफ्थलीन से एनहाइड्राइड्स, ध्यान रखो एनहाइड्राइड्स जब भी बनेंगी, एनहाइड्राइड्स के लिए जो कैटलिस्ट रहेगा एनहाइड्राइड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो V2O5 है। दोनों एनहाइड्राइड्स बनाने के लिए कैटलिस्ट इज V2O5, ठीक है ना? हाँ, दोनों एनहाइड्राइड्स बनाने के लिए कैटलिस्ट इज V2O5। और ये तो ध्यान ही रखो भाई, ये तो कभी भी चलते फिरते पूछ लेता है, डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन के कैटलिस्ट कौन से ब्रांच के लिए? केमिकल के लिए, ठीक है ना? ये ध्यान रखो ये सब चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कीजिए जरा। यार ऐसा लगता ही है, देखो पेपर जब भी बेकार होता है ना तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है कि यार इतनी मेहनत करी थी और पेपर ऐसा आ गया, ठीक? उसका पेपर का, एक पेपर का रिलेशन जिंदगी से नहीं होता, ठीक है ना? और पेपर्स रहते हैं आगे, और भी चीजें रहती हैं, ठीक? पेपर ही। और अब देखो बहुत से लोगों के पेपर बिगड़ते हैं, गेट में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं और कितने लोगों को जॉब मिलती है, तो फाइट है ना कंटिन्यूअस, ठीक? कंटिन्यूअस फाइट है। इस साल नहीं हुआ आपका, अगले साल आपका अगले साल होगा, तो नेचुरल सी बात है यार, पेपर बिगड़ता है तो थोड़ा सा लगता है। हाँ, अगर बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपको कुछ और चीज सोचनी चाहिए, ठीक? कुछ और चीज करो, किसी और चीज में अपना एक्सेल करने की कोशिश करो, ठीक है ना? उदास होना, घर पे बैठ जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। हाथ पैर, जिंदगी जीनी है तो हाथ पैर चलाना ही पड़ता है, ठीक है ना? चलिए क्या आंसर? अखिल कह रहा है ए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं भैया? अरे बिल्कुल इजी सवाल है यार, देखो बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा तुमको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ आएगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, लॉजिक का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन सेंस विल प्रिवेल हियर। कैसे, समझो जरा। और कोई आंसर देना चाहेगा? देखो रिएक्शन देखो क्या है, ए गिविंग यू, दो रिएक्शन है आपके पास, ए गिविंग यू 1/2R, सेकेंड रिएक्शन इज R गिविंग यू 1/2S। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। मतलब अब समझो जरा, मतलब इस चीज का मतलब समझते हो कि 1 मोल ए से आर के कितने मोल्स बनेंगे? आधे मोल्स, हाफ मोल आर। ये मतलब होता है इसका। सिमिलरली इधर पे भी वही मतलब है, 1 मोल आर से
आधा मोल S का बनेगा, ये मतलब है इसका। अब दिया कितना है समझो, इनिशियली 2 मोल्स ऑफ A आर ओनली प्रेजेंट, इनिशियली 2 मोल प्रेजेंट हैं A के, ठीक, तो भैया 2 मोल प्रेजेंट हैं, सो 1 मोल ऑफ A से अगर 1/2 R बन रहा है और इनिशियली 2 मोल प्रेजेंट है, पूछा क्या है आपसे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S प्रेजेंट when the moles of A and R is 0.3 and 0.5 respectively। मतलब ये दो जो मोल्स थे ना A के इनिशियली, वो पूरे की पूरे कन्वर्ट नहीं हुए, 0.3 मोल A का अभी बचा है, 0.3 कन्वर्ट होना बचा है। इनिशियली आपने लिए थे 2, बचे कितने हैं 0.3, तो कंज्यूम कितने हो गए होंगे 2 माइनस 0.3, 2 माइनस 0.3 मोल A, तो रिएक्शन में कितने यूज्ड हुए A के 1.7 मोल्स ऑफ A वर यूज्ड, बिल्कुल इजी लॉजिक, 1.7 मोल्स ऑफ A वर यूज्ड। 1 मोल से आधा मोल R बनता है, तो 1.7 से कितना बनेगा, 55 की बात है ये, तो 1.72 मोल्स ऑफ R। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आ रही है, तो 1.7/2 इज कितना आएगा ये, 2 जा 0.85, इतना मोल R इस रिएक्शन से बना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पाएगी नहीं भाई। दूसरी चीज, R के कितने मोल्स प्रेजेंट है 0.5, बने कितने 0.85, 1 मोल R से हाफ मोल S बनता है, 0.85 मोल्स फॉर्म हुए इस रिएक्शन से, बचे कितने हैं अभी 0.5, तो कितने रिएक्शन में कंज्यूम हुए होंगे, आप कहेंगे 0.85 तो थे, 0.5 बचे हैं, मतलब 0.35 मोल्स ऑफ R रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, और 0.35 मोल पार्टिसिपेट किए तो S कितना बना होगा, 1 मोल से अगर आधा मोल S बनता है तो 0.35 मोल से कितना बनेगा 0.35/2, दिस इज इक्वल्स टू 0.175 मोल S। खत्म बात, आंसर इज डी। बिल्कुल लॉजिक का सवाल है और कुछ भी नहीं, ठीक। ऐसा ही सवाल आपका गेट में आया था, पिछली साल आया था, शायद 21 में आया था, उसमें भी लॉजिक ही था, कितने से कितना बनता है और कितने मोल्स बचे हैं, कितने मोल्स आएगा, यही तो लॉजिक लगा था यार उसमें, ठीक है। क्लियर है बात, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा।
इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, बिल्कुल बेसिक सवाल है। बार्क में आपके बेसिक्स को ही ज्यादा टेस्ट किया जाएगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसका यह है कि आपको आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। चलो करो जरा इस प्रॉब्लम को, भाई बनना चाहिए ये प्रॉब्लम, ये आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। एक CSTR है, एक PFR है। बनाओ जरा फटाफट जरा। सही है खुशल, 90, गुड यार, गुड गुड नितेश, गुड, सही है। करेक्ट आंसर इज 96। गुड। कैसे देखो जरा, अ सीरीज रिएक्टर सिस्टम हैविंग CSTR एंड PFR इन सीरीज इज शोन बिलो। द मोलर फ्लो रेट एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ CSTR, मोलर फ्लो रेट दिया है, मतलब FA0 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20, एंड एट द एग्जिट ऑफ द CSTR, मतलब यहां पे एग्जिट पे फ्लो रेट कितना है, 10। इफ द ओवरऑल कन्वर्जन इज 98%, यहां पे जो कन्वर्जन हुआ ओवरऑल मतलब CSTR और PFR सिस्टम से जो कन्वर्जन हुआ है X2, दैट इज 98%, तब आपको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज कन्वर्जन इन PFR। ठीक है, चलो यहां पे फ्लो रेट होगा FA2, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे बेस था। सर आउट ऑफ VSC तो बार्क हु आस्क्ड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, बार्क आस्क्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर एंड टाइम इज लेस। CSTR में कितना कन्वर्जन हुआ निकाल सकते हो, कन्वर्जन इन CSTR निकालो, कैसे लिखोगे, FA1 इज इक्वल्स टू FA0 1 माइनस XA1, दिस विल गिव यू द कन्वर्जन इन CSTR। कितना आएगा ये, 10 इज इक्वल्स टू 20, 1 माइनस XA1, XA1 is coming out to be 50%. Conversion in CSTR is 50%, XA1 is 0.5. FA2 की वैल्यू निकाल सकते हो, FA2 की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे FA2 को, FA2 will be equal to FA0 1 minus FA2 is 0.4। बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड था ये सवाल। अब ऐसा मत कह देना सर कि 50% कन्वर्जन CSTR में हुई, ओवरऑल कन्वर्जन 98% है, तो PFR में हुई होगी 98 माइनस 50, ऐसे काम नहीं चलता है भाई, ठीक है ना, ऐसा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मैं सिर्फ PFR में कन्वर्जन कैसे निकालूंगा, आपको FA1 पता है, FA1 is the molar flow rate entering the PFR, FA2 is the molar flow rate at the exit of the PFR। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि FA2 is equal to FA1 minus the conversion in PFR, ये चीज लिख सकता हूं कि नहीं। FA2 is 0.4, FA1 is कितना
10 1 माइनस XPFR। सो XPFR की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी? 96%। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ XPFR। द परसेंटेज कन्वर्जन इन CSTR PFR इज 96%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड। कुछ CSTR PFR का एक फॉर्मूला नहीं लगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? आप FA1 लिख सकते हैं कि नहीं? आप FA2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये टेस्ट किया था। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लें। किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में? बताइए। किसी को कुछ भी डाउट इस प्रॉब्लम में? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है? 10 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। करो जरा। सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ो यार, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। हाँ पीयूष, सी सही है। देखो जरा समझो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A giving you 1/2R, for the disappearance of A in the gas reaction, if on holding the pressure constant, the volume of the reaction mixture starting with 80% A, reaction mixture में 80% A है, मतलब initially the mole fraction of A is 0.8. The volume of the reaction mixture starting with 80% A decreases by 20% in 3 minutes. अब एक गैस फेज रिएक्शन है, वॉल्यूम चेंज होता है। क्या इक्वेशन है वॉल्यूम चेंज की गैस फेज रिएक्शन के लिए? V इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन A x से, ये है ठीक। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय कितना? 20%। मतलब पहले अगर वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब्स है, 20% डिक्रीज हो गया तो कितना बचा होगा? 80।
So the volume remaining is 80%. This is equals to, if the initial volume was 100, 1 plus epsilon A XA. एप्सिलॉन कहां से निकालेंगे सर? अरे एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज डेल वाई ए नॉट. डेल क्या होता है? स्टोइकोमेट्री 1/2 माइनस 1. वाई ए नॉट इज 0.8. एप्सिलॉन ए कितना आया? माइनस 0.4. दिस इज एप्सिलॉन ए. सॉल्व करो इसको. दिस विल बी, so if you solve this you will get XA is equals to 0.5. 50% conversion is 50%. पूछा क्या है? रेट कांस्टेंट. रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर. रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिजाइन इक्वेशन पे वॉल्यूम चेंज का कुछ फर्क पड़ता है? वॉल्यूम अगर चेंज भी हो रहा होगा तो देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन द डिजाइन इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. डिजाइन इक्वेशन क्या कहती है? दिस विल बी द डिजाइन इक्वेशन. XA इज 0.5. निकालना क्या है? 3 मिनट टाइम दिया है. K की वैल्यू यहां से आएगी आपकी 0.2 मिनट. इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वॉल्यूम चेंज होने से फर्स्ट ऑर्डर की डिजाइन इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है, नोट कर लो जरा. नोट कर लीजिए. कोई डाउट हो तो पूछो. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं मार्क में, ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बिल्कुल आपके कंसेप्ट को टेस्ट करेंगी. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ प्रॉब्लम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, कुछ ऐसी रहती है. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कीजिए. नहीं, ln 2/3 कैसे होगा यार? e⁻³ है ना. 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू e⁻³ ln 2 आएगा ना. 2/3 कैसे आएगा? ln 2 आएगा ना. हाँ, ए सही है. ए सही है. स्फेरिसिटी ऑफ सिलेंडर. ये क्या दिया है? डी ऑप्शन क्या दिया है? क्यूब की स्फेरिसिटी. दिस इज फॉर सिलेंडर. ध्यान ही रखो, बार बार पूछ ली जाती है, कैलकुलेशन ना करना पड़े. ठीक है ना? कैसे? फॉर्मूला क्या है स्फेरिसिटी का? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सरफेस एरिया 2πr(h) प्लस 2πr². दिस इज द कंप्लीट एरिया ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h. दिस इज इक्वल्स टू 6/πs dp.
ठीक, डायमीटर किसके इक्विवेलेंट करना रहता है, वॉल्यूम बराबर करने रहते हैं, 4/3 पाई आर पी क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपकी स्फेरिसिटी ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 2/3 टू द पावर 1/3 दैट इज 0.875। 0.875 इज द स्फेरिसिटी ऑफ सिलेंडर, क्यूब की होती है 0.816। ठीक है, ध्यान ही रखो ये चीज। और स्फीयर की तो 1 होती है। क्लियर, आगे चले, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करो जरा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्या आंसर आ रहा भाई, सी आंसर सही है, गुड। क्या पूछा है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज 1700, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज 1300 एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 1000 विच इज वाटर। ये दिया हुआ है आप। The particles have same settling velocity in both Stokes regime and Newtonian regime. Then the value of settling ratio in Stokes regime to settling ratio in Newtonian regime. Settling ratio Stokes regime के लिए क्या होता है, Stokes के लिए आप लिखेंगे dPA by dPB inversely proportional to the under root of density difference. ये होता है। न्यूटोनियन के लिए क्या होता है, dPA by dPB this is equals to this thing। पूछा क्या आपसे, इन्हीं दोनों चीज का रेशो पूछा है, सेटलिंग रेशियोस, इन्हीं दोनों का आपसे रेशो पूछा। अब ध्यान रखिएगा सेटलिंग रेशो यही होता है, सेटलिंग रेशो इज dPA by dPB, डायमीटर का रेशो होता है दोनों पार्टिकल्स के। कभी नहीं दिया जाए तो ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, कभी जैसे नहीं मेंशन किया जाए कि व्हाट इज सेटलिंग रेशो,
ये मैं नहीं देता अभी, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कैसे आती हैं ये इक्वेशंस? ये इक्वेशन एक स्फेरिकल बॉडी पे फोर्सेस बैलेंस करने, कौन कौन से? बायोएंट फोर्स, ऊपर ही लगेगा ड्रैग फोर्स, नीचे लगेगा बॉडी का वेट। ठीक, तो इन्हीं दोनों को बैलेंस करके ये इक्वेशन निकल के आती है। बॉयंट फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स। ठीक, ड्रैग फोर्स CD क्या है? ड्रैग कोफिशिएंट इज FD अपॉन हाफ प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है ना, ये सभी को पता है ना? ये चीज सभी को पता है कैसे आती है इक्वेशन? कभी भूल जाओ तो निकालने का तरीका ये है। बैलेंस होता है, ड्रैग फोर्स ऊपर लगता है, बॉयंट फोर्स ऊपर, नीचे वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। सर MOPD, भाई मैकेनिकल ऑपरेशन के तो क्वेश्चन लिया है अभी मैंने। ये काहे का क्वेश्चन था? मैकेनिकल ऑपरेशन टाइप ही फ्लूइड के हिसाब में, मतलब वहीं पूछा जाता है ना ये सेटलिंग वगैरह मैकेनिकल ऑपरेशंस में। सेटलिंग वगैरह मैकेनिकल ऑपरेशन का टॉपिक है, और वो स्फेरिसिटी वगैरह किसका टॉपिक है? मैकेनिकल ऑपरेशन का ही टॉपिक है। ठीक, PDE भी आएगा, तो PDE की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी और सेशंस है ना यार कंटिन्यूअस, ये तो आज तो दूसरा ही सेशन है। सबके क्वेश्चन लेके आएंगे धीरे धीरे। अरे फटाफट करो यार इसको, इसमें क्या है? क्या बोला है? इन अ डिस्टिलेशन कॉलम द फीड इज सैचुरेटेड लिक्विड विद 80% मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। फीड कैसी है? सैचुरेटेड लिक्विड, Q इज इक्वल्स टू 1, 80% मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब 0.8, ZF is 0.8. The distillate is with 90 mole percent A, XD is 0.9. What is the slope of rectifying section line at the minimum reflux condition? The constant relative, take constant relative volatility as 2 alpha is 2. ठीक, करो इसको भाई। Minimum reflux, this is 0.9, 0.9. ZF की वैल्यू इज 0.8, वैल्यू ऑफ ZF इज 0.8. फीड कैसी है? सैचुरेटेड लिक्विड है,
फीड इज सैचुरेटेड लिक्विड। ये लाइन की स्लोप पूछ रहा है आपसे। दिस पॉइंट इज 0.8 कॉमा 0.8। ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0.8 कॉमा y। y नहीं निकाल पाओगे क्या? y कैसे निकालोगे? y इज इक्वल्स टू अल्फा x अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 x। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x इज 0.8 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा y? y की वैल्यू कितनी आ रही? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.8, 16 बाई 18, 8 बाई 9। दिस इज वाई। अब क्या पूछा है आपसे? स्लोप ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन। तो भाई स्लोप तो ये होती है, ये रही। इस लाइन की स्लोप निकालनी है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए, स्लोप निकालना है, निकाल डालो, 1.9 आंसर आएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो क्लियर है बात? ठीक, स्लोप निकालनी है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगी? 0.9 माइनस 8 बाय 9 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 0.8, जो भी आंसर है। ऑप्शन सी। क्लियर? ये सवाल तो फेवरेट होते हैं भाई, ये मिनिमम रिफ्लेक्स वाले सवाल तो फेवरेट होते हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ठीक है ना? चलिए चलो डायमेंशनलेस नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे संडे। मैंने कहा ना वीकेंड्स में रखा करेंगे सेशंस। चलो पैकले नंबर, जो डायमेंशनलेस नंबर फटाफट लिखते जाओ। पैकले नंबर लिखो। फटाफट पैकले नंबर की डेफिनेशन लिखिए और फिर यहां से टैली कीजिए, बिना देखे लिखना। स्टैंटन नंबर की डेफिनेशन लिखो। पैकले नंबर लिखिए, स्टैंटन नंबर लिखिए। पैकले नंबर में पैकले नंबर फॉर आइडियल CSTR एंड पैकले नंबर फॉर आइडियल PFR मेंशन करो। आइडियल CSTR के लिए पैकले नंबर कितना होता है और आइडियल PFR के लिए, दोनों चीजें मेंशन करो। दोनों चीजें मेंशन कीजिए। स्टैंटन नंबर लिखिए। स्टैंटन नंबर इज, दिस इज फॉर हीट ट्रांसफर, दिस इज फॉर मास ट्रांसफर। ग्राशॉफ्स नंबर लिखिए। नेक्स्ट इज ग्राशॉफ्स नंबर, मेंशन कीजिए ग्राशॉफ्स नंबर। नेक्स्ट इज ग्राशॉफ्स नंबर। बायंसी अपॉन विस्कस, CSTR के लिए 0। ठीक है, सही है, सही है, 0 इन्फिनिटी, ठीक, सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो। ग्राशॉफ नंबर मेंशन करो सभी लोग। ठीक है, सही है, सभी का सही है। प्रांडट रैली के नंबर लिखिए, रैली नंबर लिखिए।
रेलिंग नंबर हो गया, ग्रेड्स नंबर लिखिए, और ग्रेड्स नंबर मैंने यहां पे लिखा है कि कहां पे एप्लीकेशन है उसकी। ग्रेड्स नंबर यहां देख लो कहां एप्लीकेशन फाइंड करता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ग्रेड्स नंबर कहां यूज होता है। हाइड्रोडायनेमिकली फुली डेवलप्ड फ्लो, हाइड्रोडायनेमिकली मतलब वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड एनीमोर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्मली डेवलपिंग रीजन बता सकता है मेरे को कोई क्या होता है? व्हाट इज थर्मली डेवलपिंग रीजन? थर्मली डेवलपिंग रीजन कोई बता सकता है मेरे को? बताओ, नहीं बताओगे तो नेक्स्ट अगली क्लास में बताऊंगा। एक क्वेश्चन है इस पे भी बेस्ड, ठीक? कहीं देखा है आपने थर्मली डेवलपिंग रीजन देखा है? दिखाऊंगा आपको। चलो नेक्स्ट लिखिए, बायोट नंबर लिखिए, बायोट नंबर का डेफिनेशन लिखिए। बायोट नंबर की डेफिनेशन लिखिए। बायोट नंबर में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आती है, एलसी की वैल्यू लिखिए स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर छोड़ो, क्यूब के लिए लिखो, फ्लैट प्लेट के लिए लिखो, सारी चीजें मेंशन करो जरा। हाँ, टेम्परेचर प्रोफाइल इज स्टिल डेवलपिंग। कहीं देखा है आपने केस? कहीं पे देखा है? एग्जाम्पल दे सकते हो मेरे को इसका? एक एग्जाम्पल दे सकता है कोई? थर्मली डेवलपिंग रीजन कहां देखा है आपने? कहीं पे देखा है आपने पक्के से? मतलब किसी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, स्फीयर के लिए r/3, क्यूब के लिए बायोट नंबर हो गया। मैक नंबर की डेफिनेशन आज ही सवाल लिया इस पे मैंने। मैक नंबर की डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखो यार, है ना? कभी पूछ ली जाएगी ना तो 80% लोगों से नहीं बनेगी, बट आपसे बन जाएगी अब। और मैक नंबर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन लिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैक नंबर इज लेस देन इक्वल, पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक? मैक नंबर की डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, है ना? आज ही सवाल लिया है इसमें, ठीक है शुभम, सही है, सही है। मैक नंबर लिख लिया, फ्रॉड्स नंबर लिखो, फ्रॉड्स नंबर, फ्रॉड नंबर लिखिए, सही है इम्तियाज, सही है। फ्रॉड नंबर की डेफिनेशन लिखिए। फ्रॉड नंबर कहां एप्लीकेशन, फ्रॉड नंबर की एप्लीकेशन क्या है? फ्रॉड नंबर की एप्लीकेशन क्या है? कहां फाइंड होता है ये फ्रॉड नंबर? एप्लीकेशन कहां फाइंड करता है?
फ्रॉड नंबर की एप्लीकेशन कहाँ है? फॉर्मूला भी लिखो फ्रॉड्स नंबर का। √v²/GL। एजिटेशन वाली प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना, मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम्स में बेसिकली पावर नंबर जहां यूज होता है वहां फ्रॉड नंबर की एप्लीकेशन आती है। ये जो पावर नंबर होता है एनपी पावर नंबर किसका फंक्शन होता है? ये रेनॉल्ड्स और फ्रॉड नंबर का, ठीक है ना। तो आपने एमओ में देखी होगी ये प्रॉब्लम मिक्सिंग में। नेक्स्ट लिखिए वेबर नंबर। वेबर नंबर की डेफिनेशन लिखिए। सो कल कितने 7-8 डायमेंशनलेस नंबर की प्रैक्टिस कल कराई थी, आज 9। सो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ डायमेंशनलेस नंबर्स। ठीक, संभाल के रखिएगा। और नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे कब है? 26 फेब। ठीक है, जब तक टास्क क्या है आपका बार्क के लिए इस वीक का टास्क क्या है? सीटी के सारे पीवाईक्यू आपको कर लेने, ठीक, केमिकल टेक्नोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज कर डालने, ठीक है ना। और बाकी आपकी प्रिपरेशन तो मैं करवा ही रहा हूं, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे अपन इसमें, ठीक। तो जब तक पढ़ते रहो है ना अच्छे से, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखोगे सेशन में, हमेशा, ठीक। बार्क से रिलेटेड ही चीजें रहेंगी, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर करते चलूंगा। जैसे आज फर्स्ट प्रॉब्लम ली, कौन सी? डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली। पक्के से मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट नो दिस थिंग। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो सवाल था, आज डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला दे दिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रॉब्लम लूंगा आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आगे और भी प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है ना, बनना चाहिए फिर वहां पे। चलो तो फिर इस सेशन को खत्म करते हैं यार, है ना। एंजॉय करो, संडे है, ठीक, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में सैटरडेज। थैंक यू सर। कैन वी सॉल्व वीएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर फॉरवर्ड? देखो कर लो, पर कुछ फायदा नहीं है ना। बार्क का लेवल वीएसएससी से ज्यादा ही रहता है, ठीक। वीएसएससी में अनडिशन जगह से क्वेश्चन आते हैं, अनडिशन मतलब बहुत अलग लेवल के, सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो कोई सेंस नहीं है, पर कर लो, अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।